हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल भाला नेत्र द हिडन आई पे। तो आज मैं चाणक्य के साप्तांग थ्योरी का पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 1 जिसमें मैंने एक अंग के बारे में बात की थी, राजा के बारे में, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे दूसरे अंग से 7वें अंग तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के एंड तक रहोगे और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे अंग की, जो कि है अमात्य, हायर ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्टेट। चाणक्य कहते हैं अमात्य यानी मिनिस्टर्स आंखें हैं राज्यों का। जैसे आंखों का काम है दूर तक देखना और हर चीज को अपनी निगरानी में रखना, वैसे ही अमात्य यानी मिनिस्टर्स का भी काम है कि वो अपने चारों ओर देखे और अपने राजा को टाइम टाइम में एडवाइस देते रहे। क्योंकि चाणक्य के अनुसार स्टेटक्राफ्ट की सफलता के लिए मंत्रियों की सहायता की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि अकेला एक पहिया नहीं घूमता, यानी कि अगर राजा डाइवर्स ओपिनियन ना ले अपने अमात्यस की और ऑटोक्रेटिक होने लगे तो वो गलत डिसीजंस ले सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की। इन मिनिस्टर्स का चयन कैसे होगा उस पर भी चाणक्य बहुत सारी बातें करते हैं। वो 4 टेस्ट की बात करते थे, धर्मपदा, अर्थपदा, कामोपदा और भयोपदा। कोई अगर रिलीजियस एलिमेंट में पास हुआ तो उसे जस्टिस डिपार्टमेंट यानी धर्मपदा, कोई मॉनिटरी एलिमेंट में पास हुआ तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी अर्थोपदा, कोई एडवेंचरियस टास्क में अगर पास हुआ तो उसे आर्मी या फिर वार स्ट्रेटेजी का डिपार्टमेंट यानी भयोपदा, और अगर कोई इन सारे टेस्ट में पास हुआ तो फिर उसे राजमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया जाता था। अब बात करते हैं तीसरा अंग, जनपदा, टेरिटोरी और पॉपुलेशन। जनपदा को कौटिल्य ने पैरों से तुलना की है। जैसे पैर जरूरी है आपको खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, ठीक उसी तरह जनपदा यानी पॉपुलेशन जरूरी है आपको राज करने के लिए। चाणक्य कहते हैं राजा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपने लोगों के मटेरियल वेलबींग को सुरक्षित करना। आप राजा भी इसलिए कहलाते हो क्योंकि वहां आपके टेरिटोरी पर कुछ लोग हैं जो आपको राजा मानते हैं। प्रजा सखे सुखम राज्य प्रजा नाम तू हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तू प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। जो राजा को प्रिय है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके राज्य के लोगों को प्रिय है वही राजा को भी प्रिय होना चाहिए। यानी कि राजा भी तभी खुश रह पाएगा अगर उसकी प्रजा खुश रहे। तो आपके पास भले चाहे जितने भी सैनिक हो, पर जनता से ज्यादा सैनिक नहीं हो सकते। जनता जनार्दन है। अगर जनता ने आपको राजा माना है तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उनके लिए उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करें, उनको मजबूत करें। अपने लोगों को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करना राजा का सबसे बड़ा धर्म है, यानी कर्तव्य है, राज धर्म है। वो उसी टाइम पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात कर रहे थे। प्रेजेंट डे रेलेवेंस में हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की, तो वही कौटिल्य भी बोल रहे थे। अपने लोगों को मजबूत करोगे तो आपका राज्य भी मजबूत होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट टेरिटरी एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। पर कौटिल्य कहते हैं ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोचना होगा कि कैसे आप इनका इस्तेमाल करोगे और इनके और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इनको और कैसे आप बेहतर कर सकते हो, इस पर कंटिन्यूअसली आपको काम करते रहना चाहिए। पहले के जमाने में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी तो चाणक्य ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करने की सलाह देते थे। पर आज टाइम बदल गया है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ भी आगे बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में कई सारे छोटे छोटे देश भी काफी प्रोस्पर होने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो सिंगापुर, जापान जैसे देशों को। तो टेरिटोरी और पॉपुलेशन ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पर जैसे समय के साथ काफी सारी चीजें बदल रही है तो ऐसे में हमारी सोच को भी और हमें भी बदलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं चौथे अंग, दुर्ग की। दुर्ग को चाणक्य ने भुजाओं से यानी आर्म से कंपेयर किया है। कोई अगर हमें मारने आए तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियस है, अपने आर्म से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी तरह कोई बाहरी ताकत अगर आपके राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहे तो दुर्ग आपको प्रोटेक्शन देगा। राज्य के जंगलों में रहने वाले ट्राइबल से बचाना, जंगली जानवरों से बचाना, या फिर कोई दुश्मन राज्य का कोई दुश्मन अगर आपके राज्य में प्रवेश करना चाहे यानी एग्रेशन करना चाहे तो उसे रोकना, यही दुर्ग का मुख्य काम था। इसके अलावा सीक्रेट वार्स पर प्लानिंग होती थी, आर्मीज को ट्रेनिंग दी जाती थी। आपके मित्र राज्य से जब कभी भी कोई राजा, मंत्री या राजदूत आए तो उनका दुर्ग में स्वागत किया जाता था। राज्यों के बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन भी यही होता था। राजकोष और सेना की सुरक्षा काफी हद तक इन किलों पर निर्भर करती थी। इन्हीं किलों से युद्ध को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था।
चाणक्य के समय में 4 प्रकार के दुर्ग होते थे: औदक, प्रभात, दनवन और बन। औदक, जिसका संस्कृत में मतलब होता है पानी, तो इस दुर्ग में चारों तरफ पानी होता था ताकि दुश्मन वहां तक आसानी से पहुंच ना सके। प्रभात दुर्ग ये पर्वत और बड़े बड़े पत्थरों से चारों ओर से घिरा हुआ होता था। दनवन, जिसका संस्कृत में मतलब होता है सूखी जमीन यानी रेगिस्तान, तो ये रेगिस्तान में होता था और साथ में ये भी ध्यान रखा जाता था कि कहीं गलती से भी इसके आसपास पानी का कोई स्रोत ना हो। वन यानी जंगल, तो ये दुर्ग जंगलों के बीच हुआ करता था। तो ऐसी जगहों पर, ऐसी दुर्गम जगहों पर ये से किले बनाए जाते थे ताकि दुश्मन वहां तक आसानी से पहुंच ना सके। और चाणक्य का मानना था कि अगर राजा चाहे तो अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों पर छुप सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। औदक और प्रभात दुर्ग सुरक्षा के लिए, दनवन और वन आश्रय के लिए यानी शेल्टर के लिए इस्तेमाल होते थे। इन किलों पर सेना और जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा गार्ड दिया जाता था। प्रेजेंट डे रेलिवेंस में हम दुर्ग को इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बॉर्डर एरियाज में जहां जहां हमने रोड्स बनाए हैं, इन रोड्स के जरिए हम आसानी से अपने आर्म्स, एम्यूनेशंस, फूड एंड सप्लाईज को हमारे जवान तक भेज सकते हैं अगर चाइना या पाकिस्तान से वार के कंडीशंस हुए तो। 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जबकि भारत ने भी 2017 से 2023 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में 67 लाख करोड़ खर्च किए हैं। क्राइसिल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक इंडियन कंसल्टिंग फर्म है, उसके अनुसार भारत आने वाले वित्तीय वर्षों में यानी 2023 से 2030 तक 143 लाख करोड़ खर्च करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया काफी सुधार कर चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, क्योंकि 2018 में इंडिया का रैंक था 52, तो वहीं 2023 के आते आते भारत पहुंचा है 47वें स्थान पर। खासकर पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स को मॉडर्नाइज और विस्तार करने का काफी प्रयास किया है, पर हमें इस पर और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार को तो हम पाकिस्तान को इग्नोर कर सकते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी पाकिस्तान को किया जा सकता है अभी जो उनके हालात है उसे देखते हुए, पर चाइना को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रिसेंटली सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट काफी चर्चे में था। वो कह रहे थे कि चाइना लद्दाख का 4065 स्क्वायर किलोमीटर लैंड ऑक्युपाई कर चुका है। मोदी सरकार फिर भी बोल रही है कि वहां कोई आया नहीं है। वैसे तो इसको ऑपोजिशन का प्रोपोगेंडा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद मोदी जी की पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहीं से आते हैं, वो भी बीजेपी से ही। तो कहने का मतलब है कि हमारी मीडिया में जो हमें अक्सर दिखाया जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम सुपर पावर बन गए, आजकल चाइना हमसे डरने लगा है, हम फलाना है, हम ढिमका है, इस तरह की बातें सुनने में तो अच्छी लगती है। ये सुन के शायद आपको चैन की नींद भी आए, नेशनलिज्म की सेंटिमेंट की वजह से आपका डोपामिन रिलीज भी हो, पर ये जरूरी नहीं कि उन बातों में सच्चाई हो, शायद ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। तो अगर हम इन बातों को सच मान के चलने लगे तो शायद ये हमारी इंटेलेक्ट के साथ तो नाइंसाफी होगी। तो कहने का मतलब है कि हम चाइना को हल्के में नहीं ले सकते। अब बात करते हैं 5वें अंग, जो कि है कोष यानी खजाना, ट्रेजरी। कौटिल्य कोष की तुलना मुंह से करते, बिना पैसों के घर नहीं चलता तो राज्य कैसे चलेगा। आपके पास खजाना पर्याप्त होना चाहिए, ट्रेजरी इतनी भरी हुई हो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी आप अपने राज्य को चला सको। कोरोना के टाइम पे हमने देखा था कि ट्रेजरी कितना जरूरी था दुनिया भर के देशों के लिए। चाणक्य कहते हैं, धन है तो दंड है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी कोष की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप आर्मी, ब्यूरोक्रेसी या फिर जनता के वेलफेयर पे खर्च कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो फिर यह भी जरूरी नहीं कि दुनिया भर के देश भी आपको पूछेंगे। जैसे हमारे भारत में पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, मार्केट है, तो उस मार्केट की जरूरत यूरोपियन कंट्रीज को भी है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इवन चाइना को भी है। तभी तो वहां के लीडर्स भारत आएंगे, बातें करेंगे, संधियां होंगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा है जिसका लाभ वो भी उठाना चाहते, और हमें भी इस पर और काम करने की आवश्यकता है ताकि हमारी डिपेंडेंसी उन पर कम रहे। वैसे हमारे देश का टोटल टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक, लेकिन कोविड आउटब्रेक के बाद 2024 तक यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गार्ग जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि शायद और 2 साल लग सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, यानी कि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि
कोविड के बावजूद, क्योंकि कोविड से पहले हमारे देश का फॉरेन रिजर्व था 477.8, तो वही उसके बाद हम 605 तक पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है कि कोविड के बावजूद हमारे देश का टोटल नेट एक्सपोर्ट इंप्रूव हो रहा है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें और काम करने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले दिनों में हम इस टारगेट को अचीव कर पाए। टैक्स कैसे लगाना चाहिए उस पर भी चाणक्य अपने विचार रखते। वो कहते जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, जैसे बछड़ा अपनी माँ के थन से दूध पीता है ताकि उस माँ को चोट ना पहुंचे, ठीक उसी तरह राजा को भी टैक्स वसूलना चाहिए ताकि जनता को चोट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। यानी कि वो कह रहे थे कि राजा को उतना ही कर लेना चाहिए जितना कि जनता दे सके, नहीं तो फिर राज्य में विद्रोह होने की संभावनाएं हैं। चाणक्य की इस बात को आप मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स की थ्योरी लेफर कर्व से रिलेट कर सकते हो। सफल साइड इकोनॉमिस्ट अर्थर लेफर ने 1974 में यह थ्योरी दी थी। यह थ्योरी कहता है कि एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होना चाहिए जिससे कि एक मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज शिफ्ट होंगी, जनता में विरोध का भाव उत्पन्न होगा, स्टेट के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ। तो यही बात चाणक्य एंशिएंट टाइम पे कह रहे थे। अब बात करते हैं छठा अंग जो कि है दंड यानी सेना की। दंड की तुलना दिमाग से की गई है। जैसे दिमाग से रणनीति तैयार की जाती है वैसे ही सेना युद्ध की रणनीति तैयार करते हैं। डिफेंस जरूरी है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। इसमें भी वो कहते हैं कि एक धनुधर द्वारा छोड़ा गया बाण केवल एक व्यक्ति को मार सकता है या फिर शायद एक को भी ना मारे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से यानी इंटेलेक्ट से गर्भ में रहने वाले सभी दुश्मनों को गर्भ में ही मार सकता है, यानी कि उनको जड़ से उखाड़ सकता है। उनका मानना है कि अगर आपने दंड यानी डिफेंस को हटा दिया तो मत्स्य न्याय हो सकता है। मत्स्य न्याय, इसको आप डार्विन के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी से रिलेट कर सकते हो। संस्कृत में कहा जाता है कि जीवो जीवस्य भोजनम, यानी जीव ही जीव का भोजन है। तो मत्स्य न्याय में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो ऐसे में छोटी मछली के साथ न्याय नहीं होता, जस्टिस नहीं होता। तो ऐसे में वो राजा के पास चली जाती है जस्टिस मांगते हुए और उसे राजा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास दंड है यानी डिफेंस है, सेना है, तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके लिए दंड यानी डिफेंस जरूरी है। लेकिन अगर आपकी आर्मी कमजोर हो गई तो फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट आ सकता है, लोग छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर सड़क में आ सकते हैं। तो फिर ऐसे में आपके राज्य की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, और अगर आपके राज्य की फंक्शनिंग खराब हो गई तो फिर इकोनॉमी में लॉस, लूटपाट, डकैती ज्यादा हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं बनता। फिर करप्शन बढ़ेगा, तो अगर करप्शन बढ़ा तो फिर पॉवर्टी भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पाकिस्तान को ले सकते हो। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की जो हस्र की गई है, क्योंकि वहां पे मौलवियों को खुली छूट दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यही तो बात होगी, तभी तो छोटी छोटी बातों पे मॉब लंचिंग हो सकती है। किस बात पे आपके ऊपर ब्लास्फेमी लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चर्चेस को ऐसे ही जला दिया जाता है मजाक मजाक में। कल या परसों की बात है, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक KFC को जला दिया। अगर किसी के बीच मतलब आपस की भी लड़ाई हो तो उसको मजहबी लड़ाई बना देते हैं, और मतलब कुछ भी कर सकते हो यार उधर। इसलिए तो वहां पे एक नारा बड़ा फेमस है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो इस तरह के नारे और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नारे लगाते, सरतन से जुदा भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हस्र किया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं उधर, तो होगा ही। तो इसी वजह से चाणक्य कहते थे कि राज्य को, राजा को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, तो दंड जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 4th। जियोग्राफिक लोकेशन जो है भारत की, उसके वजह से भी दंड हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे पास चाइना, पाकिस्तान, तो ऐसे में पाकिस्तान कहते ही बॉर्डर इशू तो छोड़ दीजिए, टेररिज्म ये भी तो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी दंड जरूरी है। अब बात करते हैं 7वें अंग की, जो कि है मित्र यानी एलाई। मित्र की तुलना चाणक्य ने कानों से की है। जैसे हम कानों से आसपास की बातें सुनते हैं, ठीक उसी तरह हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, उसे सुनना, जानना और समझना हमें चाहिए। आपको दोस्त चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कौन आपका दोस्त है, ये भी आपकी शक्ति का परिचायक होता है। अगर कोई मजबूत देश आपको अपना दोस्त कह रहा है, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा है, तो कुछ तो खास बात होगी आप में। दूसरे भी आपसे दुश्मनी लेने में 10 बार सोचेंगे।
1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वार। हमें मालूम था पाकिस्तान के पीछे यूएसए का अंधा सपोर्ट है, लेकिन क्या हम लोग डरे? जी नहीं। यूएसए क्या हमारा कुछ बिगाड़ पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे पर्वत की भांति कौन खड़ा था? यूएसएसआर। फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 विद यूएसएसआर। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमने भारत का झुकाव यूएसए की तरफ देखा। आखिर क्यों? क्योंकि पावरफुल एलाई जरूरी है। चाहे आप कोल्ड वॉर एरा की बात करो या रशिया यूक्रेन वार की या फिर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की, हर मुद्दे पर भारत ने अपने एलाई को मैनेज करने का कुछ न कुछ तरीका जरूर ढूंढा है। अभी हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे जब वेस्ट भारत के ऊपर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहा था कि आप रशिया से तेल ना खरीदिए, तो ऐसे में भारत ने क्या किया? भारत ने यह कहा उन्हें कि देखिए आप हमारे एलाई है, अच्छी बात है, लेकिन आप शायद भूल रहे हो कि रशिया भी हमारा एलाई है, तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेंगे और अपने एलाई को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और हमारे पास एक हीरा है जिन्हें हम डॉक्टर एस जयशंकर के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप वहां यूरोपियन कंट्रीज में बैठ के ये तय नहीं कर सकते कि हमें क्या करना चाहिए, हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा, क्योंकि आप भूल रहे हो भारत एक सॉवरेन कंट्री है, इसे पाकिस्तान समझने की गलती मत कर बैठना। चाणक्य कहते हैं हर एक राज्य केवल अपने हितों को साधने के लिए काम करता है, यानी कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे बोल रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये मित्र, दोस्त, ये सारे शब्द तब तक अच्छे लगते हैं जब तक एक दोनों राज्य ही एक दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते। उन्होंने कहा 3 प्रकार के मित्र होते: सहज मित्र, कृत्रिम मित्र, प्रकृत मित्र। सहज मित्र जो आपके बहुत ही करीबी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके मित्र रहे हैं, वही आपके सहज मित्र है, जिनके साथ आपका रिलेशन काफी अच्छा है, काफी अनोखा संबंध है जिनके साथ, वही सहज मित्र है। कृत्रिम मित्र जो आपके अपने एफर्ट से, ऑब्लिगेशन से बने हुए हैं। प्रकृत मित्र जो प्राकृतिक रूप से आपके मित्र है। उन्होंने कहा कि जो दोस्त का दोस्त है या फिर दुश्मन का दुश्मन है, वही आपका प्रकृत मित्र है, क्योंकि वो नेचुरली आपका एलाई बन जाएगा। फिर विष्णुगुप्त जी कहते हैं किसी भी स्टेट के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को अच्छे करने के कुछ बिंदु है, जैसे ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशंस, कल्चर, इंटेलिजेंस सिस्टम एटसेट्रा। भारत को अगर सिक्योर करना है तो हम सिर्फ अपने इंटेलिजेंस सिस्टम पर ही डिपेंडेबल नहीं रह सकते, हमें मोसाद की भी जरूरत पड़ सकती है, हमें CIA की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक इसी तरह हम भी उनके काम आ सकते हैं। कई बार वो जब हमें इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं तो उन्हीं को आधार बनाकर हम यहीं से कई सारे अटैक्स रोक पाते हैं, और CIA, रॉ और मोसाद ने तो कई सारे ऑपरेशंस भी एक साथ किए, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए चाणक्य कहते थे दूसरे के स्टेट के इंटेलिजेंस भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर आपके देश में इंटेलिजेंस कमजोर हो गया तो आपके देश में खतरा मंडरा सकता है। जैसे कारगिल हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कैप्चर कर लिया था, वो तो हमें बाद में पता चला और फिर हमने उन्हें बता दिया कि बेटा ऐसा नहीं करते। मुंबई टेरर अटैक उसे भी इंटेलिजेंस फेलर माना जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि आज की तारीख में जो गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है, गुड गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स है, उसको हम चाणक्य के इन 7 अंगों से रिलेट कर सकते हैं। तो एनीवे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।